अभी तो ध्यान दीजिए। हम जानते रही तो ए चल ठीक बा। ए चलिए है ना, ध्यान से देखिए। आज जो है ना चैप्टर नंबर पहला का क्लास नंबर 5वां है। आज गए, हाँ खत्म, आज हो ही जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करें। देखिएगा ध्यान से। पिछली कक्षा में पिछली पिछली क्लास में हम लोग जो है इतना तक कर चुके थे, लेकिन यहाँ से समझ में आएगा इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि जर्मनी मध्यकालीन लगभग 800 ईस्वी में जो है से जो है क्या कह रहा है, सलमान के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग इतने छोटे छोटे राज्य थे। उन राजनीतिक सामाजिक धार्मिक उनमें जो है उनमें राजनीतिक सामाजिक धार्मिक विशेषताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मनी राज्यों में जहां प्रोटेस्ट मता मतालबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए, तथा दूसरी तरफ से दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि कौन कर रहा था जी, डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मनी राष्ट्रत्व की भावना का जो है अभाव था। यानी कि लगभग 800 ईस्वी में जो है जर्मनी ठीक ठाक था, लेकिन आधुनिक समय आते आते लगभग जर्मनी जो है कितने 300 राज्यों में क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ, विखंडित हो गया, यानी कि टूट गया। यानी कि वहां पे क्या हो गए, 300 छोटे बड़े राज्य बन गए। लेकिन उत्तर और दक्षिण में अलग अलग शासक थे, अलग अलग शासन कर रहे थे, लेकिन उनमें मतलब एक नहीं होता है कि राष्ट्रवाद की कोई जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन वो लोग मिलते थे। नहीं होता है हम आपसे मिल रहे हैं लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे मिल रहे हैं बस ऐसे मिल रहे हैं कि हाँ आपको लगे कि हम मिल रहे हैं और हमको लगे कि आप भी मिल रहे हैं, बस इतना ही के लिए वो मिल रहे थे। अब देखिए यानी कि उनमें क्या था जी, राष्ट्रत्व का जो है उनमें अभाव था। अब देखिए जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, यानी कि उनके सामने ये चीज नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वस्तुतः जर्मनी का एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों दिया जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या है जो है किस राज्यों का गठन किया था, तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब देखिए यहीं से जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कि जब वो नेपोलियन बोनापार्ट ने इतना किया था, वहीं से क्या हुई, राष्ट्रवाद की जो है भावना हुई जी, पनपने लगी या कहिए बढ़ने लगी। अब देखिए कह रहा है इसी दौर जर्मनी में बुद्धिजीवों, किसानों और कलाकारों ही पढ़ा दिए थे। ये लगभग हम आपको बतला रहे हैं 38 तक हुआ था। हम जो है आप लोग को बिस्मार्क से ही पढ़ाना था। चलिए चलिए तबे हम कह रहे हैं पढ़ रहे हैं तो चलिए बिस्मार्क से पढ़ाना है, बाकी जो है छूट गया आ गया। चलिए
यहां से है, ठीक है। हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कह रहा है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क जो जर्मन डायट के परसा के प्रतिनिधित्व करता था। प्रारंभ में से ही हीगेल के विचारों को उससे प्रभावित था और जर्मन संसद में क्या था जी, डायट में अपनी जो है सफलता कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय दे रहा था। यानी कि वो जो है एक कूटनीतिज्ञ था और ये, हाँ, ये हो गया था। और वो बार बार जो है अपनी इस कूटनीतिज्ञ की सफलता का जो है बार बार जो है परिचय दे रहा था। यानी कि बार बार कोई कूटनीति में वो सफल होते जा रहा था। उससे ये चीज समझ में आता था कि ये को अच्छा कूटनीतिज्ञ है। अब समझिए, कह रहा है वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में एकजुट गया। यह इसकी कूटनीति की सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी को अपने विचारों के समर्थन समझाते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझा। यानी कि वो उसने क्या किया जी, उसने इस चीज को समझा। क्या चीज को? जो सैनिक होते हैं उनकी शक्तियों को समझा। यानी कि कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क किस चीज को समझा? शक्तियों को। जो सैनिक होते हैं उनकी शक्तियों को उसने समझा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है। अब कह रहा है कि उसने समझा, अतः इसके लिए उसे रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। क्या किया जी? रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अब देखिए किया, इसके तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। जर्मनी का एकीकरण किन से संभव था? सैनिकों से ही। तो उसने किसका अवलंबन किया? तो उसने और लॉ और सॉरी रक्त और लॉ की नीति का जो है अवलंबन किया। अब देखिए, अपने अपने जो है अपने उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। यानी कि अनिवार्य रूप से सैनिकों को लागू किया। अनिवार्य मतलब निश्चित रूप से। अब देखिए, कह रहा है कालांतर में उन्हें 1830 उसने 1830 ऑस्ट्रिया और पर्सा संधि के का विरोध करना शुरू किया। कब जी? उसने 1830 के जो है ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध क्या किया? मतलब विरोध करना शुरू किया था। अब देखिए, जिससे पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण नहीं किया जाना था। यानी कि पर्सा इसमें समर्थन नहीं करेगा जर्मनी का एकीकरण जब होगा। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में कौन समर्थन नहीं देगा? तो पर्सा नहीं देगा। अब देखिए इसका कारण, अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी की एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। इस चीज को जोर पकड़ने लगी। किसके? ये जो है जर्मनी इसमें क्या सॉरी पर्सा इसमें क्या करेगा? जर्मनी के एकीकरण में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि इसमें अपना योगदान नहीं देगा। अब देखिए, बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का जो है सुदृढ़ीकरण किया और इसके कारण पर्सा और ऑस्ट्रिया किसी भी मायने में कम नहीं रहा। यानी कि पर्सा ऑस्ट्रिया से किसी भी मामले में कम नहीं रहा। किसने कूटनीतिज्ञ किया? तो बिस्मार्क ने किया। अब देखिए, कह रहा है कि तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेसाविंग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर के डेनमार्क डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का क्या था जी? नियंत्रण था। किन पे? इन दो राज्यों पे। ये जो राज्य दिख रहे हैं, स्लेस्विंग और जो है आपका होल्स्टीन, ये दोनों पे किसका राज्य था जी? डेनमार्क था। और डेनमार्क का नियंत्रण था, इसलिए क्या इसने किया? इसने आक्रमण बोल दिया। किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने आक्रमण ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के किस पे आक्रमण बोल दिया? तो आपके जो है डेनमार्क पे। अब देखिए क्या हुआ। अब कह रहा है जीत के बाद, किसके जीत के बाद? बिस्मार्क के। अब देखिए, जीत के बाद स्लेस्विंग पर्सा के अधीन हो गया और हेल्सिंग ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। यानी कि दो देश मिलकर के लड़ रहे थे, तो वो दोनों ने अपने अपने कब्जे में उसको
कर लिया। अब देखिए, चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिससे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना पर्सा के क्षेत्र में पार करते हुए जाना था, और पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने को रोक दिया। यानी कि क्या किया, पर्सा के पास जो क्षेत्र मिला उसमें कहाँ के लोग थे ज्यादा, जर्मनी के। अब उन लोगों को क्या किया, वो उग्र किया, यानी कि उन लोगों को जगाया, भड़काया, और जब भड़काया तो ऑस्ट्रिया को उनको रोकना था, ऑस्ट्रिया को उनको रोकना था, तो वो किससे होकर जाते, पर्सा से, पर्सा से उसे होकर के उनको जाना पड़ता। तो वही कह रहा है, और उसको कौन रोकता, जब मान लीजिए कि अब कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम ही रोकेंगे, जब हमारे कोई घर में आ रहा है तो हम ही रोकेंगे, जिसका घर है वहीं, तो वहीं पर्सा रोकेगा। अब कह रहा है क्या, चूंकि बिस्मार्क की जो है नीति का अंतर्गत ऑस्ट्रिया के युद्ध करना अस्वाभाविक था, यानी कि इस तरह अब ऑस्ट्रिया, ये निश्चित था कि ऑस्ट्रिया इसमें युद्ध करेगा, यानी कि जब पर्सा रोकेगा, पर्सा भड़काया है कि ऑस्ट्रिया युद्ध करे आएगा, और ऑस्ट्रिया ये भी जानता है कि हमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तब अब देखिए, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, यानी कि वो इस चीज को दिखाना चाहता था, देखिए ऑस्ट्रिया हम पे आक्रमण किया है, ऑस्ट्रिया पे हम आक्रमण नहीं किए। हाँ, अब देखिए, मने हमको चाहिए क्या चीज, हमको चाहिए, अगर हम जो है, हम मने मान लीजिए कि 3 गो आदमी है, 3 गो आदमी, एगो 3 गो आदमी हो गया, अगर ये दोनों जो है, अगर हमको दोनों से जीतना है, ये दोनों होशियार है, अगर दोनों से जीतना है तो इन दोनों को आपस में लड़ा दो, लड़ करके अपने कट मर जाएंगे, अपने कट मर जाएंगे, तुम जीत गया, तुम जीत गया। अब बिना मतलब का इन दोनों को लड़ा दो। अब लड़ाने के लिए जो कूटनीति तुमको चाहिए वो कूटनीति लगा दो। वही काम किया किसने, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ वैसे भी था। अब उसने ये काम किया लड़ाने का, जब लड़ा दिया अतपूर्ण में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया। अब उसने क्या किया, फ्रांस के साथ अपना हाथ मिला लिया, यानी कि फ्रांस से समझौता कर लिया। कौन, बिस्मार्क। अब देखिए, कह रहा है कर लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और पर्सा के युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेगा, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। कोई भी काम कोई अगर कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए, अगर वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, अप्रत्यक्ष, यानी कि अलग से जो आपको दिख नहीं रहा है, वो उसको चाहिए। कोई भी काम जो है कोई फ्री में नहीं कर रहा है। अगर कोई अगर कह रहा है कि ये चीज हम कर रहे हैं फ्री में, तो उसके अंदर थोड़ा देर के लिए अंदर भावना, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन भावना आएगी। अगर हम मान लीजिए किसी को, गरीब को अगर दे रहे हैं कि लीजिए 2 गो रोटी आप खा लीजिए, भूखे हैं, तो हमारे अंदर, हम कितना अच्छे हैं चाहे कितना खराब है, हमारे अंदर थोड़ा देर के लिए ये भावना आएगा कि हम गरीब को दे रहे हैं ना, तो ऊपर वाला हमको देगा। लेकिन ये हमको नहीं सोचे कि हम उसको दे करके उसका पेट भर दिए, लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर आप उतना सोचते हैं कि जाने दो भाई, मिले नहीं मिले, लेकिन हम गरीब को खिला दिए, लेकिन थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हम उसी दिन बतलाए थे कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो जो चीज दे रहा है उसको जताएगा जरूर। ठीक है, तो वही चीज जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी गरीब को दिए, तो आपके थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में ये चीज घूमा कि भाई हम उसको दिए हैं ना, ऊपर वाला हमको उससे ज्यादा देगा। ये नहीं आप सोचे, वो थोड़ा देर के लिए बातें हैं सोचे, लेकिन ये सोचे बाद में कि उसको दे दिए, चलिए उसका भूख था खा लिया, बात खत्म हुआ। लेकिन ये जरूर आप अपने फायदे के बारे में सोचे, सोचे ना, यानी कि थोड़ा फायदा आपको 100% चाहिए। अब देखिए, कहाँ थे जी, तो उसने क्या किया, फ्रांस को क्या किया जी, बिस्मार्क ने देने का वादा किया था कुछ क्षेत्र को, वो बोला कि कुछ क्षेत्र आप हमसे ले लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क इटली के शासक विक्टर एमुनेल, कौन था इटली का शासक जी, विक्टर एमुनेल से भी संधि कर लिया। अब देखिए, बिस्मार्क जो था
फ्रांस से संधि कर लिया, और किससे कर लिया, इटली से कर लिया, 2 से संधि कर लिया। अब इन दोनों को लड़ा दिया है, इन दोनों को लड़ा दिया है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। अब इसका किया, दुगौरी से हाथ मिला लिया, दुगौरी से हाथ मिला लिया। अब सुनिए, अभी तो ये शुरू है। अब कह रहा है कि जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया और पर्सा में युद्ध इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्र में आक्रमण करनेगा, अतः आपने अपने अपमान के क्षुब्ध क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोन में युद्ध का घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध फंस करके बुरी तरह से जो क्या हो गया जी, पराजित हो गया। यानी कि उसने क्या किया, 2 गो आदमी को लिया, 2 गो आदमी को लिया, दोनों को लड़ा दिया, फिर 2 गो आदमी से हाथ मिला के फिर दोनों को लड़ा दिया। हाँ, फिर दोनों पे लड़वा दिया, माने दोनों को 2 गो एने से पकड़ के 2 गो ऐसे पकड़ के लड़ा दिया। आपने चुपचाप खड़ा देख रहा है। जब तुम बर्बाद हो जाओगे, जब तुम बर्बाद हो जाओगे, हम खुद आबाद हो जाएंगे। क्या हुआ कि माने 2 गो आदमी, तुम देखो 2 गो आदमी ठीक ठाक चल रहा था, 2 गो एने आदमी ठीक ठाक चल रहा था। हमको, अरे भाई हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, दोनों को लड़वा दो, फिर दोनों को मिला दो, फिर दोनों को लड़वा दो। लड़वा करके तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुमको तो फायदे है ना, हम युद्ध में कूद रहे हैं ना हमको नुकसान होगा, जो कूद रहा है, जो लड़ाई कर रहा है उसका नुकसान होगा। अब देखिए, कह रहा है इस तरह ऑस्ट्रिया जर्मनी के क्षेत्रों पर प्रभाव, सॉरी, ऑस्ट्रिया, इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मनी के क्षेत्रों पर प्रभाव समाप्त हो गया। जर्मनी पर किसका प्रभाव खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया का। इस तरह जर्मनी का एकीकरण 2/3 पूरा कर लिया था। अब इन 3 गो आदमी छेका है, ऑस्ट्रिया तो छोड़ दिया, पर्सा है, फ्रांस है, इटली है, अभी है, ए सॉरी, इटली का ना एकीकरण पढ़ रहे हैं, नहीं जर्मनी का, जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं और इटली है इसमें। हाँ, अब देखिए उसके बाद कह रहा है शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। यानी कि अब क्या था कि अब आज से फ्रांस के तोरा कुछ जब तेरा एतर लाया तनु कि हम खाना बना रहल बानी, खाना बना। अब देखिए, अब सुनिए, मने 4 गो आदमी था, तो 2 गो का आपस में लड़वा दिया, फिर 2 गो को लड़वा दिया, तो एगो इसमें से हार मान के बाहर भाग गया। अब बचल है 3 गो, 3 गो से पहिलका से ही खुद युद्ध लड़ लेगा, 2 गो आपस में लड़ेगा, फिर जो बाचेगा उससे ही लड़ करके उसको पराजित कर देगा। अब देखिए, तो वही कह रहा है, देखिए इतिहास में ये, इतिहास पढ़ने से ये चीज सीखने को मिलता है, किसने क्या गलती किया था, कौन सी गलती किसने किया जिसकी वजह से वो हार गया, ठीक है, किसने क्या कैसा रणनीति अपनाया कि वो जीत गया। हार जीत तो शासन का खेला, शासन का खेला में हार जीत होते रहता है, लेकिन कौन क्या कैसा नीति चला, कब क्या किसने चला कि उसके वजह से वो अपने क्षेत्र को, चाहे वो अपने शासन को प्राप्त कर लिया। अब देखिए, कह रहा है कि आवश्यक था, यानी कि किससे अब युद्ध करना आवश्यक था, फ्रांस से। अब क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस का हस्तक्षेप कर सकता था, यानी कि अब फ्रांस इसमें हाथ लगाता, कहता आप तो बोले थे भाईजान कि आप हमको देंगे कुछ क्षेत्र, अब आप कहेंगे मुकर जाएंगे तो झगड़ा तो हो गया। अब देखिए कह रहा है इसी तरह, सॉरी, इसी समय स्पेन की राजधानी राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर पर्सा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी हुई। यानी कि अब जो था फ्रांस, जो पर्सा जो था, पर्सा के राजकुमार पे जो है, सॉरी, पर्सा जो है जिस राजकुमार के लिए, मतलब जिस राज्य पे पर्सा था, उनका राजकुमार कौन था जी, राजकुमार सब, यानी कि राजकुमार कोई मतलब था उस, वो अपना दावेदार, हाँ उसका हक था, वो अपने गद्दी के लिए दावेदारी पेश करने लगा कि ये क्षेत्र माने ये गद्दी हमारे लिए है, क्योंकि वो गद्दी सालों साल से चली आ रही थी, जैसे चली आ रही थी उसको वैसे चाहिए। अब देखिए, राजतंत्र में यही ना होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब देखिए, कह रहा है परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया, किसने जी, फ्रांस ने, और पर्सा इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा।
और बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मोड़ कर पेश किया में जारी किया कर दिया प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मनी राष्ट्रवादियों ने इनका खुलकर विरोध करना शुरू किया। यानी कि इसने क्या किया, इसने खाली लफड़ा लगाने का काम किया। इसने जैसे आग जल रहा है ना, तो आग में अब लकड़ी से जल रहा है तो लकड़ी डाल दिया, अब तेज करना है तो घी डाल दिया, तेल डाल दिया, लेकिन खुद नहीं कूदा आग में, क्योंकि ये जल जाएगा, क्योंकि आग लगल है तो जल जाएगा। अगर मान लीजिए पड़ोसी घर में आप आग लगाए हैं तो आपका घर का बारी आएगा। तो लेकिन ये वैसे आग नहीं लगा रहा था, ये आग लगा करके खूब दूर रह रहा था। हाँ, वैसे भी नहीं, वो अपने माने वो अपने घर से दूरे आग लगाता था। अब देखिए क्या है, अब क्या है कि कह रहा है इससे चिढ़कर 19 जून 1870 में फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पारसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। सेडोन की लड़ाई में किसकी हार हुई? फ्रांसीसियों की। तो जीता कौन जी? बरसा। अब देखिए क्या कह रहा है कि तत्परांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्वाभाविक हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन पर दूसरी महाशक्ति का जर्मनी का उदय हुआ। यानी कि अब वो क्या हुआ कि दो देश में युद्ध चल रहा है, तो अब कोई बाकी बाहर का देश देखेगा, कहेगा रुकिए इसका युद्ध हुआ शांत करा दे। अब इस सब का गर्मी खत्म हो गया, जितना मैंने पैसा कौड़ी था युद्ध में झोंक दिया। अब दूसर बाकी वाला अरिये पछिया वाला आएगा, कहेगा शांत हो जाइए, अब हम आप लोगों को फैसला सुनाते हैं, आप लोग अब युद्ध नहीं करिए। कितना युद्ध करिएगा, अब जितना बर्बाद होना था आप हो चुके हैं, अब हमारा से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। आपके पास जितना संसाधन था, आप दोनों आदमी, मान लीजिए कि 3 गो आदमी है, अगर आपके पास जिंदा संसाधन है, आपके पास है, तो आप दोनों आदमी लड़ रहे हैं, अपना संसाधन नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे पास जितना संसाधन है वो तो हिले है। जब आप लोग दोनों जाने अब अपन में संसाधन अपने आधा आधा कर दिए, चाहे अपना संसाधन खराब कर लिए, तब हम आएंगे कहेंगे भाई दोनों आदमी एकजुट हो जा, मान लो तू कुछ बात मान लो, तू कुछ बात मान लो, दोनों जाने मिल के रह लो। अपन जिंदगी तो अपन वैसे तहस नहस कइए दिल बाड़ा लोगन, उससे हमारा तो फायदा होइए गइल बा कि अब हमरा से तहनी दोबारा ना लड़ब लोगन, अकेले अकेले ना फरिए लोगन, काहे से कि अब फरिया वाला तहनी के पास बाचले नहीं है। तो उहे बात इनके साथ हुआ। अब देखिए कह रहा है कि कालीखन जी अंत तो 1871 तक एकीकृत राष्ट्र राजनीति मानचित्र में स्थान पाया। यानी कि उस समय जर्मनी का जो है एकीकरण थोड़ा थोड़ा जो है उभर करके आया, यूरोप में वो दिखने लगा था कि यूरोप में भी ये है। आए बाबू कितना देर से होता हो दादा? कबो कबो का हो जाला मोबाइल में हो दादा। चलिए अब हो गया, अब हो गया ए, हो गया ए। अब यानी कि अब धीरे धीरे जो है यूरोप में वो भी, जर्मनी भी यूरोप में दिखने लगा था। यूरोप के जो है मानचित्र में क्या होने लगा था जी, दिखने लगा था कौन? जर्मनी भी। अब सुनिए ध्यान से, कह रहा है इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ दो बड़े राज्यों का उदय हुआ, उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को भी इनके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुआ। यानी कि ये तो अभी शुरुआत थी, अभी जो है आपने देखा ये दो राष्ट्रों के बीच, यानी कि दो राज्यों के बीच ही नहीं थी, अभी तो ये वो यूरोप में जो है इसकी शुरुआत हुई। यानी कि कह रहा है कि ये उथल पुथल, अब जो राजनीतिक उथल पुथल, ये तो अभी शुरुआत है। अब देखिए वस्तुतः इस मूल जो है राष्ट्रीयता की जो है भावना लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। यानी कि लोकतंत्र को समर्थन करने वाले, राजतंत्र को नहीं, लोकतंत्र को अब समर्थन करने वाले लोग आ चुके थे। अब देखिए क्या कह रहा था, हंगरी, बोहेमिया और जो है यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन इसी
राष्ट्रवाद की परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ओटोमान साम्राज्य के पतन की कहानी का जो है अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्र के प्रसार ने स्लाव जाति की जो है संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। क्या चीज जी? स्लाव जाति को जो है संगठित यानी कि एकजुट करके किसका जन्म किया जी? सर्बिया का जन्म हुआ। अब देखिए कितना पढ़ाई नहीं सुनो। ये मोबाइलवा में क्या होता था? ए अब सुनिए ना, सुनिए ध्यान से। अब सुनिए, अब हमको बढ़ना है यूनान की राष्ट्रीयता का उदय। कितना नंबर एथी में है वो? 42 में है। को है पेज? 53 को नहीं है बाबू। ए चलिए अब देखिए। ए आज इतना ही रहने दीजिए। और तो पता ना क्या हो गया नेट में। ए ए सुनिए। ए हाय इधर सुनिए। ए आप सुनिए, हो गया। हाँ नेटे का दिक्कत था, ज्यादा देर खुला रह जाता है ना। आज बंद करके तब क्लास नहीं किए हैं। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। हम लोग जर्मनी में समझ लिए, जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण समझ लिए हैं। फ्रांस को समझ लिए हैं। ठीक है, ये तीनों का एकीकरण के बारे में अभी तक हम लोग जाने हैं। अब हम लोग को समझना है किसके बारे में? यूनान में राष्ट्रीयता की भावना को। अब समझिए, इसी तरह जो इसी संदर्भ में यूनान राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यानी कि इसी तरह से जैसे पीछे हमारे पास बहुत सारे देशों में जो है आंदोलन चल रहा था, उसी तरह से यूनान में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। अब देखिए कह रहा है यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। यानी कि बहुत अच्छा प्रतिष्ठित या कहिए बहुत बढ़िया उसका अपना एक रुतबा रहा है। किसका? यूनान का। यूनान यूनान अगर कहा जाए तो यूनान का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कहिए आप साइंस, ये सभी चीजों में वहाँ का बहुत ज्यादा योगदान है यूनानियों का। सॉरी हाँ यूनानियों का। अब देखिए कह रहा है क्या कि जिसके कारण उसे पश्चात का जो है मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनान सभ्यता की जो है साहित्य प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र में उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। अभी हम बतलाए हैं ना, यूनान का बहुत योगदान है। वो कोई चीज कोई हाँ, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो अतीत के बारे में अगर जानना है, कोई साहित्य के बारे में जानना है, कोई सभ्यता के बारे में जानना है, कोई दर्शन शास्त्र के बारे में जानना है, कोई कला के बारे में जानना है, कोई चिकित्सा कला के बारे में जानना है, ये सभी चीजें जो है यूनान से बहुत ज्यादा विकसित हुई। ठीक है, यूनानियों ने इसमें यूनानियों का जो है इसमें बहुत योगदान रहा। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि पुनर्जागरण के काल में इससे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देश के अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान
तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसके अधीन था? किसके अधीन था? तुर्की के था। इसके पास कला विज्ञान यानी कि बहुत सारी चीजें थी, फिर भी क्या था? तुर्की के अधीन था। अब सुनिए, तुर्की के अधीन था क्यों था? अब सुनिए, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में जो है राष्ट्रीयता की भावना का लहर जगी। फ्रांसीसी क्रांति ही था कि बाकी जितने भी क्रांति हुई है, जैसे जर्मनी का एकीकरण हो या इटली का एकीकरण हो, उन सब में किसने योगदान दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने योगदान दिया, क्योंकि वही सब लोगों को क्या किया? उजागर किया, सब लोगों को उस जोश जुनून में फिर से दोबारा से लाया कि हम कर दिए हैं, आप भी कर सकते हैं। इस समय फ्रांस फ्रांस से ये थी नहीं, तो इस समय अलग क्षेत्र में है। अब देखिए, तो वो जो है उस समय उसके जो है फ्रांस जो था हमारे पास, उसको देखते हुए बाकी देश भी चाह रहे थे कि हमको भी एक राष्ट्र होना है, राष्ट्रीयता चाहिए, और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, सब में आक्रोश बढ़ रहा था। अब देखिए क्या है, कह रहा है क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। क्या चीज कह रहा है? जाति धर्म के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासक ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितैया फिलाइक फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की। ओडेसा 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 नामक स्थान पर की। कहाँ पे की? ओडिशा नामक स्थान पे की। किस संस्था की जो है नाम की? तो हितैषी और फिलाइक। अब देखिए, इसका उद्देश्य तुर्की शासन में को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना। तुर्की का जो शासक था उसे यूनान से भगाना था, इस गठन का, इसलिए इसको गठन किया गया था। अब कह रहा है क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तियों मध्यम वर्ग का जो है उदय हो चुका था, यानी कि मध्यम वर्ग वाले भी जग चुके थे, अब मध्यम वर्ग भी सामने आ रहे थे। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का एक पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप की नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बोर्डन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। यानी कि बाकी भी जो देश थे ना, वो चाह रहे थे कि यूनान क्या हो? आजाद हो। बहुत सारे देश जो देश हमारे पास यूरोप में थे ना, वो चाह रहे थे कि यूनान क्या हो? आजाद हो, क्योंकि उसको आजाद कराने के लिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड का जो है एक महान कवि क्या हो गए जी? शहीद हो गए। किसको? किसके लिए? यूनान के लिए। किससे बचाने के लिए? तुर्की से। तुर्की से बचाने के लिए। कौन? तो इंग्लैंड के महान कवि, माने अच्छे कवि। अब देखिए, हाँ चलिए, दूगो पढ़िए, हंगरी पर आकर के रुक जाएंगे। कह रहा है कि इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में महानुभूति की लहर दौड़ लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यानी कि क्या थी? फ्रांस भी जो चाह रहा, सॉरी, रूस भी अपनी जो है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को छोड़कर, धार्मिक कारणों को छोड़कर यूनान को क्या चाह रहा था जी? यूनान को आजाद कराना चाह रहा था। अब देखिए, यूनान के विस्फोटक स्थिति तब तक और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों की बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। यानी कि इस जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग भाग ले रहे थे ना, उसके साथ निर्दयी वाला काम करने लगा सब। अब निर्दयी काम करने लगा तो मान लीजिए 1000 युद्ध में जा रहा है तो 5-10 आदमी जो डरिए जाएगा, 100 में से 10 आदमी डर गया, 90 आदमी बचा, लेकिन डरा ना। अब देखिए 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर
एपिसिलेटी लेंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अब किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर के नेतृत्व में यूनान में क्या हुआ जी? विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार जो था अलेक्जेंडर, व्यक्तिगत रूप से यूनान का राष्ट्रवाद के पक्ष में था। यानी कि यूनान के राष्ट्रवाद के पक्ष में कौन था जी? जार। कहाँ का? रूस का। यानी कि रूस के शासक को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता है। अब देखिए, परंतु ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक का दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कौन नहीं आ पा रहा था? रूस का जार जो था वो किसके वजह से नहीं आ रहा था? ये जो है ऑस्ट्रिया के मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के मेटरनिक की वजह से क्या नहीं आ रहा था? खुल के सामने नहीं आ रहा था कि हम भी युद्ध में हैं, आप जो है युद्ध लड़िए और स्वतंत्रता पाइए। अब देखिए, जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों के समर्थन किया। यानी कि जब वो हटा तो रूस में दूसरा शासक आया। जब दूसरा शासक आया तो उसने यूनान को खुल करके समर्थन किया। ये नहीं देखा कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है। अब देखिए क्या है कि अप्रैल 1826 ईस्वी में जो है ग्रेट ब्रिटेन और रूस के रूस में एक समझौता की वे तुर्की यूनान के विवाद में मध्यस्थ करेंगे। यानी कि उसे रोकने का जो है कोशिश किया। अब देखिए क्या करेंगे? फ्रांस का जो है राजा चार्ल्स एक्स भी यूनानी समर्थक, चार्ल्स एक्स वह 10वां, चार्ल्स 10वां, ठीक है। चार्ल्स एक्स यूनानी स्वतंत्रता की दिलचस्पी लेने लगा। यानी कि यूनान की स्वतंत्रता में चार्ल्स 10वां भी रुचि रखने लगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। कब जी? लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस में मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। यानी कि तुर्की के खिलाफ कौन कौन देश हो गए? इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। किसको आजादी चाहिए था? यूनान को। और किससे? तुर्की से। तो ये तीनों देश मिलकर के तुर्की के विपक्ष में खड़े हो गए कि आप यूनान को छोड़िए भाई। अब सुनिए, अब उसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार तीन देशों की जो है संयुक्त सेना नाविया क्या लिखा है जी? नावारिनो नावरेनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुए। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना आई। कौन आया जी? तुर्की भी ऐसा नहीं था कि तुर्की अकेले है, तुर्की के लिए भी वहां पे मिस्र की सेना आई। अब देखिए, युद्ध में मिस्र की और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपल की संधि हुई। यानी कि युद्ध देखा गया, युद्ध में बहुत जो है क्षतिग्रस्त होते करता है, क्षति हुई तो देखा गया। यानी कि बुरी तरह से ये तो पराजित हुए। कौन? तुर्की। मिस्र भी हुआ क्योंकि तुर्की वजह से मिस्र कूदा था और मिस्र और तुर्की दोनों नहस तहस हुआ। उसके बाद एक जो है क्या हुआ? पराजित होने के बाद जो है एंड्रियानोपल की संधि हुई। यानी कि उस संधि में देखिएगा हुई जिसके तहत तुर्की के नामात्र की जो है प्रभुता के यूनान को स्वायत्त सत्ता देने की जो है बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों की संधि की बातों को मानने की से इनकार कर दिया। लेकिन क्या कर दिया? परंतु यूनानी ने क्या कर दिया? राष्ट्रवादी संधि को मानने को इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, ये बात हम नहीं मानेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या कहा? इधर इंग्लैंड तथा फ्रांस यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। यानी कि इसे एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। वो क्या चाहते थे? कि ये स्वतंत्र एक देश बन जाए। अब देखिए
फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया, तो 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को क्या किया गया था, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अब देखिए बेबेरिया के शासन, बवेरिया के शासन ओटो, अब बतलाइए, ओटो ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया था। यूनान का राजा कौन बना जी, ओटो, ऑटो टेम्पू बना। अब देखिए, अब हम लोग कल से जो है किसको पढ़ेंगे, कल एक जो है लास्ट क्लास होगा इसका, किसका, हंगरी का, किसका, हंगरी, भूखा, भूखा का क्लास कल होगा, हंगरी का। आज भूख लगे।